So, see, Article 23 deals with the prohibition of traffic in human being and forced labor. जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था, क्या होता था कि यूजुअली ट्राइबल लोगों को पैसे दे देते थे, है ना? उसके बाद when they asked them कि मेरे को भाई मेरा पैसा रिटर्न करो, they were unable to return them, right? So वो लोग क्या करते थे, उनको लेबर पे रख लेते थे फोर्सफुली. It means ऐसी चीजें आज के टाइम में प्रेवलेंट ना हो, इसलिए इस चीज को रोका गया कि फोर्स लेबर नहीं दे सकते. ठीक है, आ रहा है समझ में किसी को कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसमें बस एक एक्सेप्शन हम लोगों को ध्यान रखना है कि वी हैव सीन रिसेंटली जहां पे कोर्ट बोल रहा है कि आपको सोशल सर्विसेज करनी है. सपोज कोर्ट में मेरे को बेल लेने के लिए मैंने एक पिटीशन फाइल किया दैट आई नीड बेल, and court asks me that you need to do this certain task in order to get the bail. Can you say this is a forced labor? No, because it's a compulsory service rendered by the court, है ना? मतलब ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल बच्चे की सेल नहीं हो सकती, विमेन की सेल नहीं हो सकती, यंग बॉडी ऑर्गन्स की सेल नहीं हो सकती, है ना? सो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज प्रोहिबिटेड एज वेल एज फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड. फोर्स्ड लेबर के साथ प्रॉब्लम क्या है? सपोज 500 रुपीज आपको मिनिमम देने हैं किसी को लेबर वर्क के लिए. जब आप फोर्सफुली उसको काम करवाओगे तो आप उसको 100 रुपए दोगे, 200 रुपए दोगे, उसमें उसकी बार्गेनिंग पावर चली जाती है, राइट? सो देयरफॉर दिस इज प्रोहिबिटेड. सेकेंड चीज, आपने देखा होगा बाल मजदूरी. छोटू काम करता है किसी ढाबे पे, रेस्टोरेंट में. हैव यू ऑल सीन? छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, है ना? वी हैव ऑल सीन. इज दिस रॉन्ग और राइट? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए उनको. सो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग दे आर वर्किंग, है ना? जब हम लोगों ने 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए पढ़ना मैंडेटरी है, देन हम लोग काम कैसे करवा सकते हैं उनसे? सो नाउ अ डेज सिचुएशन इज 14 ईयर्स से कम के बच्चे को किसी भी जगह पे काम करने के लिए नहीं रख सकते. इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नाउ, है ना? बिफोर 2016 इट वाज लाइक कि हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं देते थे, बट nowadays it is set provision that under the age of 14 no child can be employed at any place. ठीक है, ये ध्यान रखना. बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की इनमें जरूरत नहीं है. अब हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, जैसा मैंने पूछा क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन प्रेवलेंट है. अच्छा, सबरीमाला वाले इशू में वुमेन की एंट्री अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आप लोगों का क्या व्यू है? क्विकली बताओ सब लोग, जल्दी. टेल मी क्विकली, है ना? इतना टाइम नहीं है हमारे पास. जल्दी बताओ. पूर्वी, पीयूष, और कौन कौन है लाइनअप? चलो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्विकली कोई बताएगा? ऑडिबल हूं मैं? स्क्रीन विजिबल है? बोलो यार कुछ. यस सर. हाँ, टाइप करो. मतलब अच्छा, सबरीमाला पे आप लोगों का क्या है? वुमेन की एंट्री अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? टाइप इन चैट बॉक्स सो दैट योर फ्रेंड्स कैन सी एज वेल, है ना? एक सबरीमाला वाले इशू का बताओ और एक बताओ क्विकली वियरिंग अ हिजाब और वियरिंग हिजाब इन स्कूल कॉलेज, इज इट मैंडेटरी? क्या आपका फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट है, राइट टू ये रिलीजन का और प्रैक्टिस का? कोई नहीं बोल रहा यार. चल, अच्छा, सी, एज आई सेड, India is a secular country, right? But when we are secular, the state is secular. Whereas as an individual, Vipin Sharma, Piyush Jagyasi or Purvi, we all three and all the citizens of India has a right to
वर्शिप, प्रोपोगेट और कन्फेस एनी रिलीजन। ठीक है, इट इज मी। भाई मैं मंदिर भी जा सकता हूँ, कोई मुझे किसी मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता। सेकेंड, मैं मस्जिद में जा सकता हूँ, मुझे मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते। थर्ड, मैं चर्च में जा सकता हूँ, मैं भगवान को नहीं भी मान सकता। सो बेसिकली फ्रीडम ऑफ माई कंसाइंस, है ना। एंड प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, बेसिक चीज है, मैं कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता हूं। अच्छा, आर्टिकल 25 डील्स विद सिंगल इंडिविजुअल, ये राइट किसको है? एक इंडिविजुअल को है। ठीक है, अब सेकेंड चीज है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अच्छा, कौन डिसाइड करेगा? किसने ये डिसाइड किया कि हिंदू धर्म में 7 फेरे लेने के बाद ही शादी होगी? किसने ये डिसाइड किया दैट इन मुस्लिम्स यू हैव टू कन्फेस, एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती है ना, कबूल है कबूल है कबूल है। हु डिसाइडेड दिस? बताओ, हु डिसाइडेड दैट इन उज्जैन 4 बजे सुबह आरती होगी? हु डिसाइडेड? कैन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दिस? कैन गवर्नमेंट डिसाइड दिस? एनीवन? कमेंट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, कौन डिसाइड करेगा? इट्स अ रिलीजियस इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज विल डिसाइड कि उनके रिलीजन में हाउ द मैरिज विल बी परफॉर्म्ड फर्स्ट। फॉर मुस्लिम्स इट विल बी डिसाइडेड बाय मुस्लिम्स हाउ divorce will be granted, how we will manage the trust, how we will manage temple, how we will manage gurudwaras. It will be decided by the religious denominations. So can we say that article 25 deals with the individual, whereas article 26 deal with the freedom to manage religious affairs? ठीक है, ये डिनोमिनेशंस को राइट देता है। ठीक है, अब भाई इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। अच्छा, कोविड के टाइम पे कैन यू से दैट एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, एट द टाइम ऑफ कोविड, आई वांट टू परफॉर्म नमाज और हेल्ड अ भंडारा? कैन वी से? कैन वी से एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन कैन यू हेल्ड अ भंडारा और कैन यू हैव अ भजन मंडली और लेट्स से ऑफरिंग नमाज? अच्छा, ऐसा न्यूज में नहीं आया था कि सब लोग अपने घर में नमाज पढ़ें, अपने घर में पूजा करें? आया था ना? सो देयर आर एक्सेप्शन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू था उस टाइम पे। अब मोरालिटी कैसे इशू होता है बहुत टाइम पे? सी, इंडियन हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, हिंदू माइथोलॉजी में होमोसेक्सुअलिटी एंड न्यूड गॉड्स पिक्चर्स वर वेरी प्रेवलेंट। ठीक है, सो अगर ऐसी पिक्चर्स को वायरल किया जाता है पब्लिक डोमेन में, वो मंदिर में है, बट समटाइम्स जैसे होमोसेक्सुअलिटी आज से 2 साल पहले इट वाज इलीगल, सो प्रिवेंट प्रोपोगेटिंग समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड एज इमोरल इन सोसाइटी कैन बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन, सपोज किसी जगह पे कोई कंटेंशियस इशू चल रहा है, ठीक है, जहां पे देयर इज अ चांस दैट 2 डिफरेंट रिलीजियस सेक्टर्स कैन बी कन्फ्लिक्टेड, तो वहां पे नमाज पढ़ने से, मंदिर में इकट्ठा होने से और वी कैन से सिखों का भंडारा करने से मना किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है भाई, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हाउ डू वी डिसाइड? डिसाइड कैसे करते हैं कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है आपकी? कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करता है क्या कि शादी कैसे करनी है, कब करनी है, मुहूर्त कब निकलेगा, प्रसाद कब चढ़ना है? हु डिसाइड दिस? हाँ, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स डिसाइड दिस। ठीक है, अब एक बात बताओ, संथारा का नाम किसने सुना है? संथारा का नाम, संथारा प्रैक्टिस, जल्दी थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्ड किया करो सब लोग, है ना। संथारा प्रैक्टिसेस, practice of Jains. Now,
एज मैंने क्लास में भी शायद डिस्कस किया था इन नागपुर, संथारा प्रैक्टिस में क्या होता है दैट दे इवेंचुअली वो लोग खाना बंद कर देते हैं धीरे धीरे एंड दे लीव ईटिंग फूड, राइट? ओम, करेक्ट। सो इवेंचुअली वो लोग क्या करते हैं एट द एंड ऑफ देयर लाइफ दे डिसाइड्स टू लीव food and they decides to give up the life. But don't you think that they are ultimately committing the suicide? And under Indian Penal Code, committing suicide is an offense. So ultimately you are doing an offense. So अब इसमें क्या ये लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे रिलीजन की प्रैक्टिस है, we will decide whatever we want to. Can they say so? No. क्या हिंदू रिलीजन में आप लोग ये कह सकते हैं कि दहेज तो लेंगे, हमारी रिचुअल्स है, दिस इज आवर प्रैक्टिस? कैन वी से कि सरकारी नौकरी पे 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ ऐसा कुछ हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई, हमारी तो रिलीजियस प्रैक्टिस है। फिर आर्टिकल 25 26 क्यों दिया है? अच्छा, सबरीमाला वाला इशू किसको पता है? पता है क्या लोगों को? कैसे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है सबरीमाला के इशू के बारे में? देखो, ये सब ऑल दीज थिंग्स आर पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ के बारे में सुना होगा, मैरिज, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, ये तीनों लॉ लिख देता हूं मैं। मैरिज, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, ये तीनों चीजें ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर पर्सनल लॉज। ठीक है, पर्सनल लॉज को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट डिसाइड कि 7 फेरे लेने से शादी होगी, 8 फेरे लेने से शादी होगी, 6 फेरे लेने से शादी होगी। ठीक है, राइट? बट if this practice is violating the right of an individual, then Supreme Court can come into picture. किस चीज में हुआ था? अच्छा, ट्रिपल डाइवोर्स। Like Muslim can say that it's our practice. We have been following this practice since 500 years, 600 years, 700 years. Suddenly you decided to abrogate this. In Muslim law, there are 4 to 5 methods of divorcing a woman or man, right? Supreme Court declared only the triple divorce unconstitutional. Why? इसमें क्या होता था that women ने खाना नहीं बनाया, of the choice of husband. You will read in news, oftenly you will see, few days back a husband of 70-year age killed his wife because she didn't prepare food of his choice. That was the case. Log they used to write like this on WhatsApp: I divorce you, I divorce you. When you write this 3 times to your wife, now you have given divorce to your wife. Imagine, व्हाट्सएप पे डाइवोर्स हो रहे हैं, फोन करके डाइवोर्स हो रहे हैं। इमेजिन टेकिंग दैट मच बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ, यू आर टाइपिंग जस्ट 3 मैसेजेस। इमेजिन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन, राइट? डू यू थिंक दैट इट इज जस्टिफाइड? It isn't violating the right of 21 right to life of women. So if the practice is violating the right of an individual, then the practice can be challenged before Supreme Court. अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज essential religious practice. This is the test. सुप्रीम कोर्ट इस टेस्ट को करता है हमेशा, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। अच्छा, दे विल सी दैट द प्रैक्टिस व्हिच इज इन चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट वेदर इट इज एसेंशियल इन दैट रिलीजन। अच्छा, हिंदूज में 7 फेरे लेना इज द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस शादी करने के लिए। सिखों में वियरिंग कृपान, राइट? वियरिंग कृपान, पगड़ी रखना, खंजर रखना, दिस इज एसेंशियल प्रैक्टिस। मुस्लिम्स में क्या है?
नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना इज एसेंशियल प्रैक्टिस, ठीक है। सो सबकी अपनी अपनी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। ट्रिपल डाइवोर्स एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या? कोई बताओ जल्दी से मुझे। डाइवोर्स देना एक प्रैक्टिस हो सकता है, बट ट्रिपल डाइवोर्स, इंस्टेंट डाइवोर्स, नो, इट कैन नेवर बी अ रिलीजियस प्रैक्टिस। अच्छा, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आप लोग एक चीज देखना हमेशा, ऐसी चीज जो कि एक आइडेंटिकल वे में एडेड हो, कनेक्टेड हो विद योर रिलीजन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, whenever you see a person offering namaz, you consider that he or she is a Muslim, right? Whenever you see a person wearing pagdi, you assume that the person is Sikh. So all the practices which are identical and very important, crucial, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके बिना धर्म की आइडेंटिफिकेशन खतरे में आ जाएगी, देन ओनली इट विल बी प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सबरीमाला में, अच्छा सबरीमाला में इशू था। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? बताओ कोई जल्दी से प्लीज, क्विकली, चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है, राइट। सो व्हाट हैपेंड इन सबरीमाला केस, दैट लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है वहां पे, राइट? नाउ देयर इज अ प्रोविजन दैट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन सर्कुलेशन विमेन की एंट्री अलाउड नहीं होगी। नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई? भाई यू कांट आस्क एवरी वुमेन ना, every girl you can't ask, because it will ultimately violate their right to privacy. So let's do one thing, prohibit the entry of women ranging from age 12 to 55, because you can't ask every woman, every girl, है ना? So let's ban the entry of them completely. So सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आया, भाई मंदिर वालों ने बोला दैट इट्स आर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, है ना? सबके अपने अपने प्रोपोगेशंस हैं, सबके अपने अपने प्रैक्टिसेस हैं, सबके अपने अपने प्रोफेशंस हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस बैठे, 5 जजेस, ठीक है, 5 जजेस, एक विमेन थी उनमें, विद सिंगल विमेन। अच्छा, अब इशू ये आ गया कि भाई 5 में से 4 मेल जजेस, 1 फीमेल जज, issue is related with women. Coincidentally, or we can say only the women said, only the female Justice Indu Malhotra said that entry of women should not be allowed, and all the 4 male judges said that entry of women should be allowed. Imagine, lady judge admitted that prohibiting the entry, भाई लेडी जज ने बोल दिया कि एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्यों बोला? उसके पीछे लॉजिक क्या था? वर शी अगेंस्ट द वुमेन्स, वर शी अगेंस्ट द वुमेन राइट्स? नो। सी, all the judges said that it's a violation of privacy, violation of 25, प्रैक्टिस करना, भाई वुमेन का भी राइट है दैट दे कैन हेल्ड वर्शिप ऑफ लॉर्ड अयप्पा, ठीक है। बट इसमें 26 और 25 का कॉन्फ्लिक्ट था आपस में। 25 बोलता है कि विमेन सबको राइट है प्रैक्टिस करने का, बट 26 बोलता है दैट जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस है, मंदिर डिसाइड करेगा किसको घुसाना है किसको नहीं घुसाना है अपने एंट्री में। अच्छा, वी हैव सीन देयर आर सर्टेन टेम्पल्स वेयर एंट्री ऑफ नॉन हिंदूज इज नॉट परमिटेड. We have seen there are mosques where entry of non-Muslims is prohibited, right? Am I correct? सही हूं मैं? मनस्वी? - 26 students are there, but nobody is responding. See, am I audible? बोलो यार प्लीज.
सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं, बस यस, बस ठीक है ना? अच्छा, सबरीमाला क्या सही था? जस्टिस इंदु मल्होत्रा सेड दैट मंदिर डिसाइड करेगा कि एंट्री किसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट हैज अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस, है ना? सुप्रीम कोर्ट हैज अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन वेयर दे कांट सिट एवरीवेयर, है ना? सो इंदु मल्होत्रा सेड दैट एंट्री ऑफ विमेन देनी है या नहीं देनी है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द टेंपल इटसेल्फ, पहली चीज. बट since 4 judges said that entry will have to be allowed, therefore entry was allowed to women. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि if the religious sentiments are hurt, then law and order की सिचुएशन बिगड़ने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कोई क्विकली, एक क्वेश्चन है मेरा, सब लोग बताएंगे जितना ने भी रिस्पॉन्ड किया था. नमाज पढ़ना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, मस्जिद में नमाज पढ़ना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या? क्विकली बताओ. नो, ओके, हाँ बताओ जल्दी से. मनस्वी सेड नो, पूर्वी सेड नो, ओके, नॉट एसेंशियल. अच्छा, जो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिलीजन, मॉस्क इज जस्ट अ प्लेस ऑफ ऑफरिंग नमाज. ठीक है, मॉस्क का सिर्फ एक पर्पस है कि नमाज पढ़ना है आपको इस जगह पे. नमाज पढ़ना इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस, बट मॉस्क में नमाज पढ़ना इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस. आप नमाज घर में भी पढ़ सकते हो, है ना? ऑफिस में भी पढ़ सकते हो. wherever you find a place you can offer नमाज. ठीक है, therefore ये सब चीजें याद रखना, ठीक है? लिखते जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से ही आएगा. अब आ जाते हैं बर्निंग टॉपिक के ऊपर. अच्छा, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो सब लोग. Wearing burqa in educational institute, do you think is a part of Article 25-26? क्या आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस एक्सटेंट तक जाता है where you will be allowed to dissent the dress code and No sir. हाँ, no, right. अच्छा, ठीक है, राइट. सर रीजन है ना उसमें. हाँ, रीजन कि अगर इक्वालिटीज तो फिर जारी है ना उसमें. ठीक है, अगर सब बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं और वो अकेली, तो वो कैसे? देखो, as I said that educational institute are secular in nature, है ना? If you are going at a place, as I said, restriction and prohibition both are two different things. अगर वो लोग मना कर देते कि बुर्का अलाउड ही नहीं है, then it would have contradicted, then it would have challenged. But you are going at a place where the dress code is mandatory, then what is the purpose of dress code, right? So basically अगर आप इसको सी, आप लोग सब लोग, all of you go and read about the judgment, है ना? It is clearly said that actually there is a history. आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, हाउ इस्लाम वाज ओरिजिनेटेड एंड व्हाई द बुर्का वाज पुट बिफोर द वुमेन, राइट? इज इट एसेंशियली कनेक्टेड विद मुस्लिम्स और नॉट, है ना? सो वी डोंट नीड टू गो इनटू मच डिटेल्स. इफ देयर इज अ ड्रेस कोड, ऑल द पर्सन हैज टू बियर द ड्रेस कोड. अच्छा, अब ये बोल सकते हैं कि यार फिर सरदारों को व्हाई डू यू अलाउ वियरिंग दैट पगड़ी? बिकॉज सी, वो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है ना? आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते. अगर कोई बुर्का नहीं पहन रहा है, सो कैन यू से दैट द पर्सन इज नॉट मुस्लिम? नो, देयर आर so many Muslim women who do not wear burqa, right? So this is not a case. But if you will find Sikh में wearing कृपान and pagdi is an essential religious practice, है ना? So as of now अभी सुप्रीम कोर्ट में डेली हियरिंग चल रही है, right? And Kerala High Court held that it is not an essential religious practice. कर्नाटका हाई कोर्ट, ठीक है? केरला हाई कोर्ट का एक अलग जजमेंट था,
2018 में कर्नाटका हाई कोर्ट सेड दैट इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट। 2 जजमेंट हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी मैटर पेंडिंग है। अच्छा, अभी इसी में किसी का डाउट है कोई? अच्छा, जितने भी मंदिर होते हैं दे कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल राम टेम्पल, है ना, राम जन्मभूमि, जो ट्रस्ट, देयर इज अ ट्रस्ट ऑफ राम जन्मभूमि, दे कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, है ना, जो चैरिटी मिलती है उनको पैसे से, वो उनके ही अकाउंट में जाती है, दे कैन मैनेज इट, दे कैन एक्वायर प्रॉपर्टी। यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ बीघा जमीन ऑन द नेम ऑफ टेम्पल, है ना। आया समझ में सबको? कोई डाउट है किसी को? क्विकली बता दो। 24, 25, 26 इस पे क्वेश्चन आता है, तो बस एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, क्या ये प्रैक्टिस उस रिलीजन के साथ बहुत ज्यादा इंटरनली कनेक्टेड है या नहीं है। इफ योर गट फीलिंग सेज नहीं है, देन इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। दिवाली के टाइम पे पटाखे फोड़ना इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मुस्लिम्स का नमाज पढ़ना इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, बट मस्जिद में नमाज पढ़ना इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। विमेन का सिंदूर लगाना इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है ना। मीट खाना मुस्लिम्स में इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हिंदूज में वी वर्शिप काउ। If a Muslim person or Sikh person or any other person opens a shop of beef, they are selling, slaughtering the cow. But state prohibit them from doing so. Can they do so? Can state say that you are hurting the sentiments of Hindu, therefore we have banned this particular thing? Can they say so? क्विकली बताओ सब लोग। अमृता, पूर्वी, नो नो, बताओ जल्दी से, कोई आंसर दो। दिव्यानी, न्यू मैसेज आया है, नो सर। अच्छा, 10 चीजें यू आर सेलिंग, ठीक है, दे आर प्रोहिबिटिंग ओनली द काउ, बिकॉज वी हैव सीन that cow is essentially connected with Hindus, है ना। they are not prohibiting कि भाई you can't sell buffaloes, you can't sell pigs, you can't sell hens, है ना। so goats सिर्फ prohibition नहीं है, it is restriction again, right? आया समझ में सबको? let's move towards next fundamental. Right, animal protection could be a reason, but it is up to the state. When I will discuss about DPSP, see, protection of animal is a DPSP, directive principle of state policy. State अगर law बनाएगा then only it will be protected, otherwise not, ठीक है। अगर स्टेट लॉ बनाता है कि इस एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एक्चुअली एनिमल प्रोटेक्शन के पीछे देयर इज अ रीजन, साइंटिफिक रीजन, दैट आफ्टर सर्टेन टाइम, देखो ह्यूमन राइट्स सिर्फ ह्यूमन के लिए हैं, जानवरों के लिए देयर इज अ लॉ ऑफ लैंड, नेचुरल लॉ, है ना। आफ्टर अ सर्टेन एज दे हैव टू डाई, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन, है ना। Otherwise they will start spreading negative stuffs in the environment. एनिमल को प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है? एनवायरमेंट को बचाने के लिए, बट एनिमल को सेल करना, टू किल एनिमल्स आफ्टर सर्टेन, अच्छा बोवाइन जितने भी होते हैं ना, दे स्टार्ट स्प्रेडिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट आफ्टर सर्टेन एज। इसीलिए सिर्फ बोवाइन का और जितने भी ये सब हैं अलाउ रहते हैं टू सेल और स्लॉटर। अच्छा, शेर की स्लॉटरिंग अलाउड है क्या? नहीं। एनिमल जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी स्लॉटरिंग अलाउड नहीं है, बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट देम,
बट देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच आर, अच्छा जानवर अगर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, देन इट इज ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट ना, फूड चेन जितनी भी होती है एनवायरमेंट की, दैट विल बी हर्टेड, दैट विल बी इम्पैक्टेड. इमेजिन. So in order to maintain this balance, you don't need to be sentimental always, है ना, right? See, as I said, first case, namaz can be offered by Muslims anywhere in the open, as well as it is not necessary to be offered only in mosque. Triple divorce case, a kind of divorce which a Muslim man could divorce his wife by uttering the words talaq talaq talaq. Third, देखो हनीफ कुरैशी, देखो on the question that whether ban on sale of cattle for slaughter is unconstitutional in Bihar. बिहार में अलाउ कर दिया था a total ban on slaughter of all categories of animal belonging to the species of bovine cattle. See, as I said, state law बना सकती है because it is a part of DPSPs, right? But not always. जैसे बिहार में लॉ बनाया, therefore it was held sound and constitutional. अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया लिली थॉमस से. पिछली बार क्वेश्चन आया था, एक हिंदू है, वो कन्वर्जन करना चाहता है मुस्लिम बनने के लिए, सो दैट ही कैन हैव मल्टीपल वाइफ्स. कैन ही से सो? कैन ही डज सो? क्या वो कन्वर्जन कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज मैरिज, मेंटेनेंस एंड डाइवोर्स, व्हेन यू बॉर्न till the time you die, the same law will be applicable, है ना. कन्वर्ट होना is a part of your article 25, but कन्वर्ट होना शादी करने के लिए is not a part of your 25. ठीक है. नेक्स्ट 27. अच्छा, क्या जजिया कर के बारे में कितने लोग जानते हैं? जजिया कर, it was imposed on non-Muslims at the time of Delhi Sultanate, right? Basically, हिंदूज जितनी भी जगह पे अपने रिलीजियंस को, टेम्पल पे, यात्राओं पे जब जाते थे, they used to provide a tax to the Delhi Sultanate. अच्छा, आज के जमाने में have you seen मंदिर में जाने के लिए do you pay tax? Do you pay tax? No. No, right? If you have to offer nawaz, or if you wishes to go to Amritsar, will you pay tax to government? Definitely not. अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टैक्स और फी दोनों अलग अलग चीज होती हैं. टैक्स और फीस होती है वॉलेंटरली, टैक्स लगाया जाता है कंपलसरी. टैक्स, अगर टैक्स आपके ऊपर इम्पोज कर दिया तो आप उससे अवॉइड नहीं कर सकते, इट वुड बी एन ऑफेंस. फीस में ये होता है कि यू विशेस टू कम, यू कैन कम, इफ यू डू नॉट विशेस टू कम, यू कांट, यू से नो, है ना. सो फीस क्या होती है? वीआईपी दर्शन. कितने लोग जानते हैं वीआईपी दर्शन के बारे में? अच्छा, वीआईपी दर्शन होते हैं कि 1000 रुपए दो, बिना लाइन में लगे दर्शन. वेदर इट इज अ टैक्स और फीस, जल्दी बताओ सब लोग. Fees. It's a fees because it's voluntarily. If you wishes to opt for that, you can. If you don't wishes to opt, you are free not to go. But क्या सरकार ये बोल सकती है कि जो भी मंदिर जाएगा, जो भी हरिद्वार जाएगा, उनको 100 रुपए देने ही पड़ेंगे? Can they say so? They can't. आया समझ में? टैक्स नहीं लग सकता, फीस लगाई जा सकती है. फीस और टैक्स में बेसिक सा डिफरेंस है. टैक्स इज कंपल्सरली, फीस इज वॉलेंटरली. ठीक है. when you took admission in विकल्प एजुकेशन, it was your own decision, है ना. You paid fees because you wanted to pay, you were not forced to pay. अच्छा, जीएसटी में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या? मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने पानी की बोतल खरीदी, या कुछ भी खरीदा मैंने, उस पर जो टैक्स लगता है, कैन आई से दैट आई वोंट पे द टैक्स, आई वोंट पे द जीएसटी? नो. सिंपल सा रूल है.
है ना? अंडरस्टैंड, गॉट इट. नाउ आर्टिकल 28. अच्छा, हैव यू एवर सीन कि आईआईटी के अंदर भजन हो रहे हैं? आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इनके अंदर भजन हो सकते हैं क्या? कलेक्टिवली नमाज हो सकती है क्या? कि whenever you will come to class in the morning, you will have to sing Gita part. Can they say so? अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टेट एडेड इंस्टीट्यूट, अगर हम लोग कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलते हैं प्राइवेट और रिलीजियस बेस पे, देन यू कैन इंस्ट्रक्ट रिलीजियस. जैसे फॉर एग्जांपल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब वो एस्टेब्लिश हुई थी, देन वहां पे कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सकता. बट इफ द स्टेट इज एडिंग, अगर स्टेट पैसा दे रही है कंपल्सरीली, देन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. है ना? हमेशा ध्यान रखना. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. अच्छा, माइनॉरिटीज कितने तरीके के होते हैं इंडिया में, ये बताओ पहले तो. कोई कितने ग्राउंड है माइनॉरिटी को डिसाइड करने के लिए कि ये माइनॉरिटी है? 2 ग्राउंड होते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक, सेकेंड इज रिलीजियस. लिंग्विस्टिक एंड linguistic minorities and religious minorities. ठीक है. So protect. अब when we got the independence, there was a fear in the mind of Muslims, in the mind of Sikhs, that क्या इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना दिया जाएगा पाकिस्तान की तरह? Can we make India as a Hindu राष्ट्र legally? No, because India is a secular country. अच्छा, आर्टिकल 25 तो आपने दे दिया, बट देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जो कि पॉपुलेशन में दे आर वेरी वेरी लेस. उनके राइट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? एक राइट डाल दो भाई, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. भाई लैंग्वेज को आप अपने को कंजर्व कर सकते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, दे विशेस टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज. अच्छा, फोर्सफुली कैन बी इम्पोज हिंदी इन कर्नाटका? कैन बी इम्पोज फोर्सफुली हिंदी ऑन द पीपल ऑफ केरला? नो. इन इंडिया वी स्पीक एटलीस्ट 2000 लैंग्वेजेस. वी हैव डाइवर्सिव कल्चर, है ना. इफ यू विल ट्रेवल फ्रॉम नागपुर टू भोपाल, from Indore to Rajasthan to Jammu Kashmir, you will see different sort of people, you will see different sort of songs, you will see different sort of language, culture. कपड़े पहनना, कपड़े अलग हैं, खाना पीना अलग है, उनको कंजर्व करना पड़ेगा आपको. स्क्रिप्ट है उनकी, पारसीज की स्क्रिप्ट है, जैन की स्क्रिप्ट है ना. हिंदूज वर वेरी मच डोमिनेटेड व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, है ना. सो मुस्लिम्स का, जैन का, सिख का, पारसीज का, वी नीड टू प्रोटेक्ट देयर राइट सो दैट दे कैन फील दैट दिस इज माय कंट्री, है ना. किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में माइनॉरिटी को एजुकेशन लेने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है. 30 बोलता है, नाउ minority wishes to open an educational institute, है ना. minority decided कि हम लोगों को just to protect the language, just to protect the culture, we wishes to open an educational institute. Therefore they can legally open, but there is a certain restriction that
State will not pay them amount on compulsory basis. State चाहे तो दे सकता है, बट स्टेट बाइंडिंग नहीं होगा पैसे देने के लिए, है ना, बिकॉज वो माइनॉरिटी का है, सेक्युलर तो है नहीं. सेक्युलर होता देन स्टेट वुड हैव बीन compelled to pay amount, but since it belongs to minorities, state just need to check if they are functioning properly, है ना. अच्छा एक बात बताओ, minorities ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला, कैन दे एक्सप्लॉइट देयर लेबर क्लास, कैन दे एक्सप्लॉइट देयर एम्प्लॉइज कि भाई हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वी विल डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन, वी विल डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना. क्या कैन दे कीप अ लेबर इन 100 रुपीज पर डे? मिनिमम वेजेस एक्ट, आपको नहीं लगता ये लगेगा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में? देयर आर सर्टेन लॉज, जनरल लॉज, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. इवन इफ यू हैव ओपन अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप किसी को मर्डर करने का, आप किसी को सुसाइड करने का परमिशन नहीं दे सकते, है ना. कुछ जनरल लॉज हैं जैसे आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर लॉज, ये ऑल दीज लॉज हैव टू बी फॉलोड. मैनेजमेंट माइनॉरिटी करते हैं बस, है ना. आप अपनी लैंग्वेज का एक क्लास रख सकते हो, लैंग्वेज के बेसिस पे एसेंशियल जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनके लिए क्लासेस रख सकते हो, उनको फॉलो करवा सकते हो, बट यू कैन नॉट से दैट आईपीसी विल नॉट बी एप्लीकेबल इन माय लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूट. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? नाउ right. Move towards the one of the most important part of your constitution, remedies for the enforcement of rights conferred by this part. अच्छा, फंडामेंटल राइट वायलेट तो हो गया, अब मैं जाऊं कैसे? अंडर आर्टिकल 32 यू कैन अप्रोच बिफोर सुप्रीम कोर्ट, है ना. फंडामेंटल राइट्स को इट इज itself is a fundamental right, है ना. if there is a violation of fundamental right you can approach before supreme court. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट का डोमेन ज्यादा बड़ा है या हाई कोर्ट का डोमेन ज्यादा बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट का एज सिंपल कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, बट अच्छा अमृता सेड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. और किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन? एनीवन? if I say that high court has a larger jurisdiction. अच्छा सर कैसे? सुप्रीम कोर्ट has a right to entertain only fundamental rights. ठीक, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स डील करते हैं, whereas हाई कोर्ट डील्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट as well as fundamental right. So they have a larger jurisdiction, है ना. डोमेन बड़ा है हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से, बट इफ अ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अ पर्टिकुलर थिंग, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री. हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट पर रहता है, बट डोमेन हाई कोर्ट का बड़ा होता है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, राइट. नेक्स्ट, how many types of writs are there? There are 5 writs. ठीक है, there are 5 writs in the Indian Constitution, right? First thing is that habeas corpus. You may have the body. Imagine Om decided to abduct me. ठीक है, now my family members are missing me for last 25 hours or let's say for 48 hours. What will you do? You will file a petition before Supreme Court or High Court. What is the name of that petition? Habeas corpus, है ना. You may have the body. Now High Court क्या करेगा, Supreme Court क्या करेगा? They will ask police to produce me before them. कहीं से भी लाओ,
Now find Mr. Vipin Sharma and produce him before us. Habeas corpus. ठीक है, बेसिकली डिटेंशन के केस में इसको किया जाता है. ठीक है, लेकिन अगर डिटेंशन लॉफुल है, मान लो किसी को जेल हुई है, क्या उसके फैमिली मेंबर्स बोल सकते हैं कि दैट वी आर फाइलिंग a habeas corpus? No. Contempt of court. If you are abusing a judge of Supreme Court, you are confined. Can you approach before Supreme Court that my habeas corpus has been violated? No. Right? है ना? So if the confinement is legally valid, then you can't challenge this before Supreme Court or High Court. Only the illegal detention can be challenged. पहली चीज. Now second is mandamus. इस पे क्वेश्चन 2022 में आया था. अच्छा, मैंडेमस मैंने पढ़ाया है, बताओ मेरे को कोई जल्दी से यार, मैं पढ़ाना नहीं चाहता इसको, बताओ कोई बताएगा? मैंने पढ़ाया था व्हेन आई टुक द फर्स्ट क्लास, है ना, जिसमें मैंने क्लैट का पेपर डिस्कस किया था. ओके, ये मेरे को ही बताना पड़ेगा. ओके, मैंडेमस मीन्स वी कमांड. वी कमांड मीन्स सुप्रीम कोर्ट सेड that a person, public authority, always remember there should be a public authority, है ना. आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकते टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, एंड देयर शुड बी अ लीगल राइट. राइट. ओ ठीक है, इट्स फाइन बेटा, कोई बात नहीं. ठीक है, सपोज देयर इज अ पब्लिक अथॉरिटी. क्या आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को फोर्स कर सकते हो टू परफॉर्म सर्टेन टास्क? नो. क्या आप किसी कलेक्टर को फोर्स कर सकते हो कि मेरे घर पे आकर के मेरा ये काम करवा दो, जो आपका लीगल राइट नहीं है? अच्छा, इफ देयर इज अ लीगल राइट देन ही इज बाउंड टू डू दैट टास्क. बट इफ यू डू नॉट हैव अ राइट, है ना, यू कांट से दैट कि सर मेरे घर पे आके मेरे घर की साफ सफाई करो. ये तो उनका टास्क नहीं है. ही इज अ पब्लिक ऑफिसर. उनका जो टास्क है, सपोज आपके कॉलोनी का रोड इट हैज बीन ब्लॉक्ड, वहां पे कोई कचरा पड़ा हुआ है एंड द म्युनिसिपैलिटी इज नॉट क्लीनिंग दैट रोड, देन इट इज योर लीगल राइट टू गेट द क्लीन रोड, एंड द म्युनिसिपैलिटी इज पब्लिक अथॉरिटी. देयरफॉर you can approach before court for the mandamus, and the court will command the public authority to perform the task. Right? Then फिर आता है prohibition. As the name suggests, अच्छा, अभी नुपुर शर्मा के बारे में सब लोग जानते हैं, है ना. अब what was happening at every single place, at every single state, there was an FIR against her, है ना. अच्छा, एक ही इशू के ऊपर हाई कोर्ट्स डील करें, उससे बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट मैटर को डील कर ले, है ना, एक बार में. तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट विल डू, इट विल, शी इज नॉट यूनियन मिनिस्टर ओम, शी वाज अ स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी, राइट. सो इंस्टेड ऑफ High Court's hearing matter, let's say the Supreme Court will hear the issue. Different कोई मैटर चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, High Court decided that you stop, we are prohibiting you, give this matter to us, we will deal with it because the matter is grave, है ना. So this is prohibition. Now सरसरी, ठीक है. नाउ इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना. प्रोहिबिशन में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोहिबिटिंग अ कोर्ट फ्रॉम ऑफरिंग इट्स जुरिस्डिक्शन ओवर अ पर्टिकुलर इशू. ऑन द थर्ड, विच इज क्यू सरसरी, वी आर आस्किंग द कोर्ट टू इन्फॉर्म अस, और वी कैन से we may also, the Supreme Court
may also say to High Court to perform certain issues और deal certain issues. अच्छा, प्रोहिबिशन में सिर्फ रोक रहा था अपर कोर्ट. अपर कोर्ट से मेरा मतलब है हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हाई कोर्ट, राइट? In prohibition, the upper court was only prohibiting, but in certiorari, the upper court is asking them to case or asking them to perform a certain task, right? So we can say the prohibition is only preventive, whereas the certiorari is both preventive as well as curative, है ना? अब नेक्स्ट आता है क्यू वारंटो, ठीक है? अच्छा, नेताओं के इलेक्शन चैलेंज होते हैं. देयर वाज अ सोल्जर हु कंटेस्टेड इलेक्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है? ही लॉस्ट द इलेक्शन, ऑल ऑफ यू आर अवेयर, है ना? नाउ दैट सोल्जर फाइल्ड अ कंप्लेंट बिफोर, नाउ the person filed complaint before the Supreme Court or Allahabad High Court that I am challenging the election of Prime Minister Narendra Modi. So under which law he will challenge? He will challenge quo warranto. It means by what warrant, by what authority he is a prime minister जबकि इलेक्शन उनका वैलिड नहीं है. बेसिकली समझो इसको कि अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल का, अगर आपको लीगैलिटी चैलेंज करनी है उसके ऑफिस की, बी इट पार्लियामेंटेरियन, बी इट एनी पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, सिविल सर्वेंट्स, है ना? वी हैव ऑफन सीन. अच्छा, समीर वानखेड़े को सब लोग जानते हैं, बताओ मुझे जल्दी से, थोड़ा अटेंटिव हो जाओ आप. यस सर. है ना? देयर वाज एन एलिगेशन दैट ही forged his caste certificate, ठीक है? Now if you have to challenge his post, his role as a director, joint director, how will you challenge? You will challenge through quo warranto. Getting my point, है ना? So अगर किसी इंडिविजुअल, सर व्हाट वाज द नेम अगेन? समीर वानखेड़े. अच्छा, जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा था, अब समझ जाओ, है ना? आर्यन खान केस, ड्रग स्मगलिंग वाला केस जो था, ऑल राइट. आर्यन खान से एनसीबी डायरेक्टर, ही वाज अ डायरेक्टर, ही वाज आईआरएस ऑफिसर थे, वो इंस्पेक्टर नहीं थे यार. यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया था उन्होंने, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई. अभी किसी को डाउट है? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, किसी को डाउट है? अच्छा, थ्योरीज थोड़ी सी है ना, रूम पे जाके, घर पे जाके थोड़ी सी और पढ़ना, ठीक है? मैं लिंक शेयर करूंगा. अच्छा, लिंक इसमें शेयर हो जाती है क्या? लेट मी सी. सर ये पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ ओम, मैं पूरा फंडामेंटल राइट का पीडीएफ आप लोगों को आज भेज दूंगा. सिंस द बिगिनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 और फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मिल जाएगा. अब बताओ, और किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, हैव यू एवर सीन, किसी सोल्जर का फेसबुक पे अकाउंट देखा है किसी ने कि भाई ये आदमी आर्मी में काम करता है? क्यों नहीं होता?
फंडामेंटल राइट तो उनको भी है ना, बताओ जल्दी से यार, बातें करो, देखो ऐसा बोरिंग मत बनाओ क्लास को, ठीक है, डिस्कशन करो। क्यों, हैव यू एवर सीन कि कोई आर्मी वाला भाषण दे रहा है, आर्टिकल 19(1)(a फॉलो कर रहा है? आपने कभी देखा है देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ आर्मी वाले एसोसिएशन? आर्मी वालों को देखा है आर्मी की यूनिफॉर्म में पूजा कर रहे हैं, आर्टिकल 25 मंदिर में जा रहे हैं? क्यों नहीं होता है? बिकॉज when you are joining the armed force, you are working for the security of the state, because कोई sensitive information leak ना हो, right मनस्सु? Because you are fighting for the state, you are working for the safety of the citizens, ठीक है? So अगर आर्मी बॉर्डर पर रहकर यू वांट टू यूज फेसबुक, है ना, you want to use article 19(1)(a), so this will not be allowed. Therefore अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, we can say that आर्मी वालों को फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं उनकी। अच्छा, उनकी कोर्ट भी अलग होती है, कोर्ट मार्शल, आप लोगों ने सुना है ये वर्ड? अगर आप लोग आर्मी में जज बनना चाहोगे तो देयर इज अ पोस्ट नेम्ड जैक, ठीक है, उनके जजेस अलग होते हैं, कोर्ट मार्शल होता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में हैव यू एवर सीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सेना के ऑफिसर को प्रोसिक्यूट किया है? हैव यू एवर सीन? नो, बिकॉज दे हैव अ सेपरेट कोर्ट नेम्ड कोर्ट मार्शल, है ना? सो ऑल द फंडामेंटल राइट्स which I have are not applicable to the armed force person, ठीक है? Getting my point? Right. सर आर्मी वाले वोट दे सकते हैं? हाँ, वोट देते हैं, वोट देते हैं, है ना? वोट देना सबका राइट है। पोस्टल बैलेट्स होते हैं यार सबके, है ना? कलेक्टर भी वोट देते हैं, है ना? कलेक्टर यू हैव सीन, भाई वोटिंग नहीं देते बट एक पोस्टल बैलेट होता है। अगर आपके फादर सरकारी नौकरी में है तो यू मस्ट हैव सीन दैट उनकी ड्यूटी भी लगती है इलेक्शन में एंड दे वोट एज वेल, है ना? तो आप तो ये भी बोल सकते हैं कि यार आप इलेक्शन भी कंडक्ट करवा रहे हो और आप वोट भी दे रहे हो। भाई वोट देना, वोट इलेक्शन कंडक्ट कराना इज माय राइट, माय ड्यूटी, बट वोट देना इज माय राइट। कंडक्टिंग इलेक्शन इज माय ड्यूटी, बट कास्टिंग वोट इज माय राइट, है ना? सो दिस इज द केस, उनको वोट देते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू, राइट? ओके, नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, एज आई सेड अफ्स्पा के बारे में कितने लोग जानते हैं? पिछली बार क्वेश्चन आया था अफ्स्पा पर, मिलिट्री रूल और वी कैन से मार्शियल लॉ। अभी रिसेंटली कहां पे लगा है मार्शियल लॉ? म्यांमार, बेसिकली आर्मी रूल। सो अफ्स्पा एक लॉ है, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? अफ्स्पा। नाउ जहां पे भी अफ्स्पा एप्लीकेबल है वहां पे आर्मी रूल करती है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है? एक मिनट, ठीक है? आ रहा है समझ में सब लोगों को? दिख रहा हूं? एम आई विजिबल टू यू ऑल? ठीक है? अनुष्का, करण, अर्जुन, अमृता, बताओ जल्दी से। आदित्य, मनस्वी, ठीक है? अच्छा, हैव यू एवर सीन अफ्स्पा क्या होता है? अफ्स्पा पिछली बार क्वेश्चन आया था क्लैट में, है ना? अपन लोगों ने डिस्कस भी किया था।
if there is a situation of war at the border of Pakistan, at the border of Myanmar, at the border of China, आपको लगता है कि जो नॉर्मल पुलिस है और नॉर्मल कलेक्टर है, नॉर्मल एसडीएम है, डू यू थिंक ये लोग डील कर पाएंगे उस सिचुएशन को? बताओ। नो सर। व्हाई? बिकॉज वहां पे सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल, ठीक है? इसलिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है। अच्छा, if the martial law is inapplicable, can you say that I want to visit that place? Because my Article 19 allows me. No. So पहली चीज से हम लोग क्या समझे कि आर्मी आर्म फोर्स को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज में हम लोग ये समझेंगे कि जहां पे आर्म फोर्स का लॉ होता है वहां पे नॉर्मल सिटीजन्स के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? दो चीजें ध्यान रखना। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं दैट ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अच्छा पुणे के अंदर एयरफोर्स का एरिया है, ठीक है, वहां पे एयरफोर्स के एरिया में कैन यू से that I want to visit that place, I want to visit their area? एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है ना। क्यों होती है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड? भाई आप तो स्टेट हो, आप तो सरकारी प्लेस है, मैं जा सकता हूं, क्यों नहीं जाने देते? बिकॉज एट दैट प्लेस योर फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, बिकॉज अगेन नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इस चीज से वो लोग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इश्यूज को लेकर के दे वर्क, राइट? आया समझ में? फंडामेंटल राइट्स हमारे खत्म हो रहे हैं यहाँ पे। अभी फंडामेंटल राइट में किसी को डाउट है क्या? किसी को बताओ फटाफट से फंडामेंटल राइट पे। मनस्वी, आदित्य, अमृता, ओजस, करण, अमृता, और कौन कौन है? लेट मी सी। अनुष्का, अनुराग, ये लोग कभी बोले ही नहीं है यार क्लास में। ईशानी, डॉली, करण, मेघा, ओजस, सो गए क्या सब लोग? ओम, पलक, पीयूष, प्रणय, पूर्वी, रसिका, रुद्राक्ष, ऋतुजा, साहिल, शामी, कहाँ है सब लोग यार? चलिए, so here the topic of your fundamental, we are here sir, right? So the topic of your fundamental right comes to the end. ठीक है? Now what is the next thing? DPSP, Directive Principles of State Policy. ठीक है, क्या होते हैं ये कोई बताएगा मेरे को? कोई बताओ फटाफट से। कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो कि फंडामेंटल राइट के अलावा कितने राइट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट कितने राइट हैं? और भी कुछ कुछ राइट्स हैं, राइट्स आउटसाइड पार्ट 3, ठीक है। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट नहीं, आर्टिकल 300A, ठीक है। अरे यार एक मिनट, सेंड टू ऑल, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A, राइट टू प्रॉपर्टी, इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। सो बेसिकली एज आई सेड, जितने भी पार्ट 3 के अंदर हैं वो सब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। जितने भी आउटसाइड द पार्ट 3 हैं, जो भी मैंने अभी तक डील नहीं किए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में हैं,
वो सभी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। अच्छा, इंटर स्टेट ट्रेड होता है एक, मध्य प्रदेश से इफ आई विशेस टू ट्रेड टू महाराष्ट्र देन इट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है। ऑल्सो एक और होता है कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता एक्सेप्ट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अच्छा, क्या स्टेट कल एक लॉ, कल मोदी जी क्या ओवर द वीडियो कॉल और ओवर द कॉन्फ्रेंस कैन ही से कि कल से आपको सैलरी में से सबको 10 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, एजुकेशन टैक्स और वॉट एवर टैक्स इट इज, कैन ही से सो? एक क्वेश्चन आ जाता है क्लैट में दैट मोदी जी आए और बोले कि दैट यू नीड टू गिव मी टैक्स ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ फॉर स्वच्छ भारत अभियान, सफाई टैक्स। Is it legally sound? Is it constitutionally right? Who said? Chetna said no. Right. Purvi said no. Right. Because if you want to impose a tax on your citizens, you need to pass the law by parliament. For example, GST. 2017 में आ गया था GST। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। एक आर्टिकल ऐड किया पहले पार्लियामेंट में 269A 279A, है ना, देन ओनली टैक्स इंपोज किया गया था आपके ऊपर। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो वॉट एवर योर फादर इज अर्निंग ही मस्ट बी पेइंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऐसे लग जाता है क्या? देयर इज अ लॉ, इनकम टैक्स एक्ट 1961, है ना। सो दीज आर द राइट्स। अब मेरे को ये बताओ, कोई डीपीएसपीज क्या होते हैं? कहां से लिए हैं हम लोगों ने डीपीएसपीज? कोई बताएगा? जल्दी से बताओ क्विकली। आयरलैंड। ठीक है, डीपीएसपी बेसिकली ये होते हैं, सी when we got independent in 1947, we were struggling with economy, we were struggling with women's right, we were struggling with education system, है ना, economy was not developed, so there were certain rights जिनको as a fundamental rights provide नहीं किया जा सकता था। Therefore उनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखा गया जिसे बोलते हैं डीपीएसपी। अब डीपीएसपी कैसे डिफरेंट है फंडामेंटल राइट्स से? फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वेयर एज फॉर द वायलेशन ऑफ डीपीएसपी आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। दे आर नॉट जस्टिसिएबल, है ना। स्टेट जो है आपका फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको इंप्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूं, आर्टिकल 46 का पार्ट था राइट टू प्रोवाइड एजुकेशन। ठीक है, बच्चों को एजुकेशन देना वाज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। एट द टाइम ऑफ 1947 it was very difficult to provide education to all the people, all the school students। स्कूल ही नहीं थे, कैसे देते राइट? फंडामेंटल राइट दे दिया, मतलब स्टेट को करना है वो। अब वो ड्यूटी बन गई स्टेट की दैट यू नीड टू डू इट। स्कूल ही नहीं है, टीचर खुद ही पढ़े नहीं है ना। आज के जमाने में टीचर पढ़े हुए हैं, सिस्टम इतना बढ़िया है, ऑनलाइन आई एम टेकिंग लेक्चर। 1947 में इट वाज नॉट पॉसिबल, स्कूल नहीं थे। फिर ग्रेजुअली इवेंचुअली इन 2002 थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21A में इसको फंडामेंटल राइट कर दिया। ठीक है, सो इसी तरीके से राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी पहले दिया जाता था, बट प्रॉब्लम हुई, जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया, और उसको अल्टीमेटली उन लोगों ने वहां से रिमूव कर दिया। डीपीएसपीज आपके
स्टेट को दिए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बेसिकली ऑल द डीपीएसपीज आर गाइड, दे वर्क एज अ गाइड टू स्टेट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, ठीक है। अच्छा, 1980 तक जब तक ओजोन का डिप्लेशन नहीं हुआ था, किसी को एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन धड़ल्ले से हो रहा था, उससे पहले कुछ था नहीं, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, धड़ल्ले से इंडस्ट्रीज बन रही हैं, कोई मतलब नहीं है एनवायरनमेंट को, पॉल्यूशन हो रहा है। 1985 में 1980 के टाइम पे ओजोन में पड़ गया होल। पीपल रियलाइज्ड कि वी नीड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। अब we decided to enact a law in 1986, Environment Protection Act, है ना। आर्टिकल 48 के अंदर डीपीएसपी का पार्ट था that you need to preserve flora, fauna, animals, animal husbandry, natural resources। बट यार नेचुरल रिसोर्सेज कैसे बचा लेते एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? अच्छा, पहले तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इट वाज नॉट दैट डेवलप्ड, है ना। सो एट दैट टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट दैट डेवलप्ड, सारी जगह पे जंगल था। अब यू नीड टू कट द जंगल, भाई रोड बनाना है तो जंगल काटना पड़ेगा, स्कूल बनाना है तो एक पर्टिकुलर जगह पे जंगल काटने पड़ेंगे। आप लोगों ने देखा है इन नागपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 15-20 किलोमीटर बाहर है ना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो वहां पे जंगल ही रहा होगा फॉर श्योर, है ना। सो जैसे जैसे गवर्नमेंट को रिसोर्सेज मिलते हैं, एजुकेशन बढ़ता है लोगों का, वैसे वैसे आपको डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट में ऐड किया जाता है, कुछ डीपीएसपीज को ऐड किया जाता है लेटर ऑन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, मैं कोई डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, मैं आई एम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मैं कोई डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, बट वो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रहा है किसी का। विच वन विल प्रेवलेंट, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट? बताओ कौन सा बड़ा है, फंडामेंटल राइट बड़ा है या डीपीएसपी बड़ा है? क्विकली, सृष्टि, शार्दुल, श्रद्धा, शामी, बताएगा कोई? which one has a upper hand, whether it is fundamental right, whether it is DPSP? If I wishes to implement a DPSP, अच्छा, equal work equal pay, ये आपका DPSP है, ठीक है। women and men, if they both are working, अगर कोई टास्क है पढ़ाने का टास्क, लेट्स से पढ़ाने के टास्क में यू डोंट नीड टू गेट इनटू फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ऑल, ठीक है। देयर आर चांसेस दैट अ फीमेल टीचर कैन टीच बेटर देन मी, ठीक है, राइट। सो शी मस्ट बी पेड इक्वली। स्टेट केम अप विद अ पॉलिसी दैट in all the educational institute, all the women, all the men will be paid equally. Isn't it violating the right of the educational institute, right to trade? He will decide ना किसको कितनी सैलरी देनी है. Isn't it the violation of his fundamental right? Which one will prevalent? Say, tell me. जल्दी चैट बॉक्स में लिखो सब लोग. Fundamental rights are superior than DPSPs, I think. Right. Manaswi, C. Fundamental right and DPSPs are complementary to each other. Always remember. None of them, be it DPSP, be it fundamental right, is superior or inferior. ठीक है? They are supplementary and complementary to each other. They complement each other. है ना? Fundamental right is for me, DPSPs are for state to follow certain principle. अच्छा,
इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत थी एट द टाइम ऑफ 1947। ये वाली बात सबको पता है। लेकर सेल होने से बहुत ज्यादा फायदा होता है सरकार को। अगर लिकर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बैन हो जाता तो डोंट यू थिंक कि इकोनॉमी को बहुत लॉस होता हमारे को? होता। सो वी डिसाइडेड दैट बैनिंग लिकर हम लोग डीपीएसपी में रखेंगे। अब यू हैव सीन कि गुजरात में सिर्फ बैन है बिकॉज गुजरात में एक लॉ है इससे रिलेटेड। सिंपल। सो डीपीएसपी का मतलब यही होता है कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। जैसे सूटेबल टाइम आएगा, जैसे ही सूटेबल प्लेस आएगा, जैसे ही सूटेबल कंडीशंस होंगी, स्टेट विल टेक ऑल दीज डीपीएसपीज इनटू अकाउंट। एंड when you are implementing the DPSP, your fundamental rights can be curtailed. Yeah. Agar if state of Maharashtra came with a law that now from tomorrow onwards liquor will not be allowed in the state of Maharashtra, can you say that right to drink is my fundamental right? You are violating it. देखो, खाना whatever you wishes to eat, whatever you wishes to drink is a part of your privacy. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। because whatever you are eating in your bedroom it is your decision. Nobody is going to see. I can't claim because it is a part of DPSP. अच्छा, एक और DPSP होता है protect the environment। ठीक है, एक इंडस्ट्री खुली है, स्टेट को एक लॉ के साथ आया कि इतने इतने सर्टेन अमाउंट का अगर आप CO2 रिलीज कर रहे हो देन योर इंडस्ट्री विल बी शट डाउन। ठीक है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक डीपीएसपी था, स्टेट ने लॉ बना दिया इसके ऊपर। आर यू नॉट वायलेटिंग द राइट टू ट्रेड ऑफ दैट इंडस्ट्री? कैन यू रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ दैट ट्रेड इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी? बताओ। यस यू कैन, है ना? यू कैन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डीपीएसपी है विच इज योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कितने लोग जानते हैं? जल्दी बताओ मुझे, मैं डिस्कस करूंगा इसको, है ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। भाई अब जब हम लोग आजाद हुए, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, एट द इन विलेजेस एजुकेशन फैसिलिटीज वर वेरी पुअर। ठीक है, वेरी पुअर, वेरी पुअर। 1947 में इमेजिन आप सरपंच बना दिए किसी इंसान को, हाउ विल ही परफॉर्म हिज ड्यूटीज? ही कांट। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इट वाज अ डीपीएसपी। फिर 1992 में आकर के इसको कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रोविजन में ऐड कर दिया। पंचायत इलेक्शन, अब आप लोग देख रहे हैं, मेयर है, पंचायत है, सरपंच है, जिला पंचायत है, सब है। आया समझ में? सो एक चीज समझ लो कि डीपीएसपी को टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कुछ कुछ डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स हैं, आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, ये देखो, समझो। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब क्यों ऐड किए गए? टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। भाई सोशल जस्टिस किसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आ रहे हो आप, मुस्लिम विमेन को राइट दे रहे हो, हिंदू विमेन को राइट दे रहे हो। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या दे रहे हो आप आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, किसी के पास अफोर्ड करने का राइट नहीं है, एडवोकेट। सो यू हैव इनेक्टेड अ लॉ, नालसा 1987 में एक लॉ बना दिया आपने कि सबको फ्री लीगल एड देंगे जो भी एक्वायर नहीं कर सकते। लॉ बन गया। ठीक है, बेसिकली DPSP is not enforceable by law, it is non-justiciable। बट ऐसा नहीं है, अगर कुछ DPSP में लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना आप सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं कर सकते।
ये स्टेट का राइट है कि कब लॉ बनाना है इसके ऊपर, कब नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट फाइल अ पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट दैट आर्टिकल 44 which is your uniform civil code should be implemented outrightly. जुडिशरी भी नहीं बोल सकती कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाओ, इट इज अप टू स्टेट कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाएं। अच्छा, लास्ट लाइन पढ़ो इसमें सब लोग, डीपीएसपी इज नॉट सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स गो हैंड इन हैंड। दैट्स इट। ठीक है, वो लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसके बारे में किसको जानकारी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताओ जल्दी से। 2 बच्चे गायब हो गए, देखो इतने में। यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, मुस्लिम्स अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, डाइवोर्स की, मेंटेनेंस की और मैरिज की। हिंदूज अलग फॉलो करते हैं, सिख अलग फॉलो करते हैं, पारसीज अलग फॉलो करते हैं। आर यू नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन विमेन्स, है ना? एंड जब भी ये चीजें चैलेंज होती हैं तब आप क्या बोलते हो, अरे ये तो हमारा पर्सनल लॉ है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के टाइम पे इतना हंगामा सोशल इविल को हटाने के टाइम पे। इमेजिन 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि ब्रिटिशर्स ऑर्थोडॉक्स सिचुएशंस, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट कर रहे थे। प्रोटेक्शन, सती प्रोहिबिशन। ट्रिपल डाइवोर्स के टाइम पे कितना हंगामा, क्यों? सबकी अलग अलग राइट क्यों? एज अ हिंदू मेल I would divorce in a different way to my wife. As a Muslim man, I would divorce in a different way to my wife. As a Muslim man, I will pay a different amount as a maintenance. So, do one thing, implement uniform civil code. अब इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये मत सोचना कि हिंदू की चीजें फॉलो की जाएंगी, नहीं। मुस्लिम प्रैक्टिसेस जितनी अच्छी होंगी उनको लिया जाएगा, हिंदूज की जितनी अच्छी प्रैक्टिसेस होंगी उनको लिया जाएगा, सिख की जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस होंगी उनको लिया जाएगा। एंड मैरिज, ठीक है, मैरिज, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, इनके ऊपर एक कंप्लीट लॉ बनाया जाएगा दैट वुड बी फॉलोड बाय all the people throughout the country, right? Be it Muslim, be it Hindu, be it Parsi, be it Sikh, this uniform civil code will be implemented. अब क्वेश्चन ये आ जाएगा अगर कि क्या ये चीज आर्टिकल 25 को वायलेट करती है? नो। ऑलवेज रिमेंबर, ये तीनों चीजें आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 एंड 26 का पार्ट नहीं है। ध्यान रखना, लिख लो, नोट कर लो। मैरिज, डाइवोर्स एंड मेंटेनेंस, ये सबका एक जैसा कर देंगे तो ये बन जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तीनों चीजों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आर्टिकल 25 एंड 26 का पार्ट नहीं है। ये वाली बात भीमराव अंबेडकर ने बोली थी। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब एक चीज बताओ मेरे को, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सबको रफली आइडिया है? अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों आई थी बताओ मुझे कोई क्विकली।
फंडामेंटल ड्यूटीज इंप्लीमेंट की गई थी इन 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट में। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट रशिया से लिया। ओरिजिनली ये 10 थी। इन 86 वी इम्प्लीमेंटेड अनदर ड्यूटी नेम्ड राइट टू एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है। अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये आता है कि सर फंडामेंटल ड्यूटीज लाए क्यों? एक मिनट, मैं आ गया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आई क्यों? फंडामेंटल ड्यूटीज इसलिए आई बिकॉज राइट एंड ड्यूटीज दे गो हैंड टू हैंड। ठीक है, आया समझ में? फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी हैंड टू हैंड जाती है किसके? ड्यूटी के। अगर ये मेरा राइट है टू गेट क्लीन एनवायरमेंट, देन इट इज माय ड्यूटी टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, है ना भाई? रोड, साफ रोड, क्लीन रोड पे चलना इज माय राइट। डोंट यू थिंक इट इज मी हु शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन रोड? क्या ये मेरी ड्यूटी नहीं है? अच्छा, राइट टू पे टैक्स, क्या ये ड्यूटी है आपकी? बताओ। राइट टू पे टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू पे टैक्स एक ड्यूटी नहीं है, नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी की लिस्ट मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, फंडामेंटल, एक मिनट दिखाई देता हूं मैं, चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैं स्क्रीन वो शेयर करूंगा मैं। ठीक है, लिंक में शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, सर के साथ, मैम के साथ लिंक शेयर करूंगा मैं। एंड यू विल कम टू नो द लिस्ट ऑफ डीपीएसपी एंड द लिस्ट ऑफ योर फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का देयर इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट कि आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, abide the constitution, it is the fundamental duty. Honor the national flag, when I say honor the national flag, क्या मेरा खड़ा होना जरूरी है when the national anthem is being played? Manaswi said no. अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, याद है? क्यों, लॉजिक बताया था मैंने, बताया किसी को? बताया था ना? ऋतुजा को याद है? ठीक है, गुड, किसी को तो याद है। पूर्वी को भी याद है। ठीक है, अच्छा, इफ फिजिकली फिट एंड एबल, नहीं यारो, यार देखो क्राइटेरिया नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। फंडामेंटल ड्यूटीज को डिटरमाइन करने का देयर इज नो क्राइटेरिया, है ना? इफ यू आर रेस्पेक्टिंग समवन, द रेस्पेक्ट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट, है ना? खड़े होने से रेस्पेक्ट नहीं आती है। जस्ट इमेजिन, है ना, यू आर ट्रीटिंग समवन वेरी गुड, जेनरसली, है ना, यू आर अब्यूजिंग दैट पर्सन फ्रॉम इनसाइड, आर यू रेस्पेक्टिंग हिम? आर वी रेस्पेक्टिंग दैट पर्सन? नो, सिंपली, है ना? सो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एंड योर फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बताओ मेरे को, किसी को कोई डाउट है? एंसिलरी चीजें जिसको पूछनी हो बता दो, मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवाऊंगा पूरा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाक से, जल्दी से। चलो, अब एक बार समझते हैं
आप लोगों ने कभी सुना है नाइन्थ शेड्यूल? नाइन्थ शेड्यूल के बारे में किसने सुना है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज, जमींदारी से रिलेटेड लॉज। मैंने क्लास में बताया था कि जमींदारों से जमीन ले ली गई थी वापस, है ना? एक आर्टिकल ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, लिख लेना सब लोग, ठीक है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल आर्टिकल 31। यहां तक क्लियर सबका? अब जैसा मैंने बताया था, स्टेट आपके पास, आपका भाई आपके पास कमरा है एक छोटा सा, आप उसके मालिक हो, स्टेट को वहां से निकालना है रेलवे प्रोजेक्ट, स्टेट बोल रहा है कि हम आपको पैसे दे देंगे, घर दे देंगे, भाई आपका राइट है प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब आप बोल रहे हो मैं नहीं छोड़ूंगा। स्टेट कुछ कर सकता है अभी, बिकॉज इट इज योर फंडामेंटल राइट। सो दे केम अप विद आइडिया कि अपन एक शेड्यूल बना देते हैं, नाइन्थ शेड्यूल, अपन एक आर्टिकल बना देते हैं 31B। अगर हम लोग कोई भी लॉ बनाएंगे आपकी स्टेट, आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, अगर मान लो नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट, ठीक है? अब जब मेट्रो प्रोजेक्ट बनेगा तो इट इज सिंपल कि वो ऐसे बनेगा सीधा, ठीक है? अब छोटे छोटे जो झुग्गियां आती हैं, घर आते हैं, दे नीड टू बी रिमूव्ड लीगली। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चलवा दिए, है ना? दे नीड टू बी रिमूव्ड लीगली। प्रॉपर प्रोसीजर होता है भाई, आप उनको अल्टरनेटिव प्लेस दो रहने के लिए, आप उनको पैसे दो, राइट? सो इस चीज में अब इतनी छोटी सी चीज के लिए यू आर अप्रोचिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ यही केस जा रहे हैं। अच्छा, नागपुर में मेट्रो बनी, 100 घर बर्बाद हुए, 100 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, 100 पिटीशन। अब कितनी जगह पे मेट्रो बन रही है, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, इमेजिन। इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। ये जो लॉ बनते हैं इनको 9th शेड्यूल में पटक देते हैं। अब अगर कोई लॉ, state has put law in 9th schedule, when I'm saying state it means government. If state puts any law in 9th schedule, you can't challenge this before Supreme Court. ये ध्यान, मान लो कोई एक लॉ बना दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं कर सकते अगर वो 9th शेड्यूल में है तो, इसीलिए 9th शेड्यूल को बना दिया टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्लियर हुआ अभी तक सबको? आया समझ में? लेकिन 1973 में एक जजमेंट आया था केशवानंदा भारती। अब इन दिस जजमेंट it was held that right of judicial review is a fundamental right. It's a part of basic structure. अब क्या करें? 9th शेड्यूल आ गया था 1951 में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1973 में। अब क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। What was the solution? That all the laws that has been inserted in 9th schedule before 1973 cannot be challenged, and whatever the law has been inserted after 1973 can be challenged. क्योंकि भाई 1973 में your judicial review was admitted as a basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में आया। सो बेसिकली 1973 के पहले के लॉ if you have inserted in 9th schedule, you can't challenge before Supreme Court. And if you have inserted a law
आफ्टर 1973 यू कैन चैलेंज। आया समझ में यहां तक किसी को? बताओ। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर कब आया अपना? बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती में आया। भाई केशवानंदा में पहली बार बताया कि आप सर्टेन प्रिंसिपल्स को अमेंड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर? नाइन्थ शेड्यूल कब आया? 1951 में। और नाइन्थ शेड्यूल बोलता था कि अगर कोई लॉ नाइन्थ शेड्यूल के अंदर पटक दिया उसको आप सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक। अब कंफ्लिक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, अब इसका मिड सॉल्यूशन निकालो। मिड सॉल्यूशन क्या होगा? 1973 के बाद अगर कुछ इंसर्ट किया है उसको आप चैलेंज कर सकते हो बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मान लो एक लॉ इंसर्ट किया 1974 में, कैन वी चैलेंज इट बिफोर सुप्रीम कोर्ट? यस, but if a law has been inserted in 1972 you can't challenge before supreme court. That's the case. आया समझ में? अभी एक 2013 में आया था लैंड एक्विजिशन एक्ट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो क्या आप? 2013 में आया है। yes. अगर क्वेश्चन में ऐसा ईयर देख लेना बस, फलाना फलाना एक्ट in 1972 it was inserted in 9th schedule, can you challenge? No. That's it. है ना? Remember. अब बताओ कोई एंसिलरी पार्ट बचा है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। जल्दी से रिवाइज कर लो एक बार, सब अपने अपने देख लो वापस से। अच्छा, सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है आर्टिकल 32 के अंदर? कोई बताएगा? सुओ मोटो कॉग्निजेंस बहुत चलता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान ले लिया। ये क्या है? अच्छा, जजेस लोग आपको लगता है न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज देखते होंगे? न्यूज पढ़ते होंगे, न्यूज, टीवी सब देखते हैं। मान लो बहुत ही ज्यादा कोई ग्रेव इशू चल रहा है, न्यूज पे आ रहा है रोज, क्या शुड द जज सिट एट हिज होम कॉफी पीते हुए? क्या उसे ये सोचना चाहिए कि मेरे पास आएगा तब मैं देखूंगा? डू यू थिंक दिस वुड बी एन अप्रोप्रिएट थिंग टू डू एज अ जज? आई एम टॉकिंग अबाउट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट वालों के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है। ठीक है, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, वो लोग सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। सुओ मोटो मतलब बाय माई सेल्फ। एक उन्नाव करके जगह है यूपी में, रेप केस हुआ था एक। द गर्ल रोट अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेटर पिटीशन होती है क्या? पिटीशन तो थी नहीं, वो पिटीशन तो थी नहीं ना, एडवोकेट से साइन करवाई हो, एडवोकेट ने फाइल की हो, नहीं, इट वाज अ लेटर ओनली। सुप्रीम कोर्ट took suo moto cognizance of that matter and took matter in their hands. That is suo moto cognizance. है ना? आया समझ में? क्लियर हुआ? सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? अच्छा, जैसे मैंने राइट टू प्रॉपर्टी की अभी बात की थी, एक सिचुएशन है, मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन आया, एक बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, दे आर लिविंग फॉर 50 ईयर्स। ध्यान से सुनना, 50 ईयर्स दे आर लिविंग। वहां पे गवर्नमेंट ने उस लैंड को प्रोवाइड कर दिया टू मेक अ डीवी, एक मॉल बनाने के लिए दे दिया। ये रियल केस है भोपाल का। ठीक है,
डीवी मॉल बनाना था, 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था भाई, 1-2 हजार रुपए लोगों को इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काफी सारा रेवेन्यू जनरेट होगा, स्टेट का टैक्स मिलेगा, पता नहीं क्या क्या, लेकिन 200 लोगों को हटाना था वहां से, ठीक है। दे आर नॉट दी ओनर, हमें ध्यान रखना, ओनर नहीं थे वो लोग रह रहे थे, झुग्गी वाले। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं चला गया कि सर झुग्गी वालों को मत हटवाओ, उनका राइट टू लाइवलीहुड जा रहा है, उनका राइट टू लाइफ जा रहा है। मुझे सबका आंसर चाहिए, मॉल वाला सही है या मैं सही हूं? बताओ मुझे, सारे के सारे आंसर दो स्टार्टिंग से। बताओ सब लोग। मनस्वी, ऋतुज, सब लोग बताओ। वन न्यू मैसेज, आई थिंक मॉल वाला इज राइट। और कोई आंसर? मॉल वाला, ठीक है, मॉल वाला। सब लोग कैपिटलिस्टिक हैं क्या? और कोई डिफरेंट व्यूज? यार उनके राइट टू लाइवलीहुड को क्यों ले रहे हो आप लोग? अच्छा, वो लोग वहां रहते होंगे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, और वो लोग काम भी तो वहीं करते होंगे ना, आसपास के घर में बाई, एज अ फीमेल जो होंगी वो एज अ बाई काम करती होंगी, है ना, और जो मेल मेंबर्स होंगे वो आसपास के घरों में, फैक्ट्रियों में, शॉप्स में काम करते होंगे। इफ डन लीगली मॉल वाला इज राइट, ये बता दिया है क्या मैंने क्लास में? डिड आई डिस्कस, हैव आई डिस्कस दिस? मुझे अलग आंसर चाहिए कुछ। अच्छा ठीक है, तब फिर ठीक है। ओके, सो इसमें मॉल वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि ऑल द झुग्गी वालास आर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, ये ध्यान रखना, दे आर ऑक्यूपायर। ऑक्यूपाई करने में और ओन करने में डिफरेंस होता है। एज ए लॉ स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, ये पेन मेरे पास है, जरूरी नहीं है मैं इसका ओनर हूं, एंड योर ओनरशिप मैटर्स। बट यूजुअली क्या होता है कि सिंस डीपीएसपी आ जाते हैं, फिर बात अगेन, डीपीएसपी सबको क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करानी है, हाउस होल्ड प्रोवाइड कराना है, खाना पीना प्रोवाइड कराना है, ठीक है, मैं इसको भी फॉलो करूंगा। तो जो भी वो थे, जो मेंबर्स थे झुग्गी वाले, मैं उनको एक अल्टरनेट लैंड दे दूंगा, मैं उनको पैसे दे दूंगा, जबकि आई एम नॉट बाउंड, ध्यान रखना, बट फिर भी स्टेट एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन में आकर के दे देते हैं। घर दे दिए, मंथली अलाउंसेस दे दिए, बेरोजगारी भत्ते दे दिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स टू डू, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, योर possession and your ownership are two different things, ठीक है? अभी किसी का कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन बताओ मुझे। नहीं है? ठीक है, अब we have done introduction of the constitution, we have done fundamental right, we have deal with judicial review, public interest litigation, क्वेश्चन यूजुअली यहीं से आएंगे, ठीक है? बट जो पार्लियामेंट का सिस्टम होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्रीज, है ना, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट 1 या 2 क्लास में डिस्कस करेंगे, और हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को जो भी डाउट हो, नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में हमको ओवर करने हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्रिमिनल लॉ, ठीक है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रिमिनल लॉ का, विल स्टार्ट विद दैट, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स ओवर, डीपीएसपी ओवर, फंडामेंटल ड्यूटीज ओवर, घर पे जाके पढ़ना,
डीपीएसपी कौन कौन से हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हल्का सा पढ़ लेना। मोदी जी का इलेक्शन कैसे होता है, द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ वो कैसे हुआ, है ना। इस बार हुए ना इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के, सो वी नीड टू सी कि कैसे इलेक्शन हुए, क्या पावर्स हैं उनकी, क्वेश्चन आ सकता है ना। पार्लियामेंट सिस्टम समझ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पावर समझ लेंगे, जुडिशरी भी करनी है अपने को एक क्लास में, पूरा पूरा जुडिशियल सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, ट्रांसफर कैसे होते हैं, है ना, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये सब चीजें अपन नेक्स्ट 2 क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट 1-2 मिनट्स एंड हम लोग क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, बताओ किसी का कोई डाउट है, सबको क्लियर हो रही हैं चीजें। ठीक है, बताओ, हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक दिया करो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सबको समझ में आया एक बार मुझे बता दो दैट यू आर गेटिंग लैंग्वेज स्पीड, कोई भी इशू हो फील फ्री टू टेल मी, है ना। जो भी मैंने पढ़ाया है घर पे पढ़ो, रिवाइज करो, करंट इश्यूज से कनेक्ट करो, है ना। क्लास से सिर्फ नहीं होगा, घर पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओजस, मनस्वी, रुद्राक्ष, शार्दुल, आदित्य, करण, ओजस, अमृता, सबको क्लियर है। ठीक है, एंड करें क्लास। अगले वीक मिलेंगे जिसमें हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम एक क्लास में सर जो पीडीएफ आप भेजोगे उसके अलावा भी कुछ नोट करना पड़ेगा क्या। हाँ, मैं एक काम करूंगा, जो भी पढ़ाया है मैं लिंक शेयर कर दूंगा सबकी, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बट उसको कनेक्ट से ऐड करना पड़ेगा, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनसे ऐड करना पड़ेगा। सभी लोग डेली बेसिस पे जो हिजाब वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसको फॉलो करेंगे। डेफिनेटली आई एम 99% श्योर क्वेश्चन आएगा, 25-26 से कनेक्ट होकर के हिजाब वाला आएगा, ये आप बैठा लो दिमाग में। सर प्लीज सेंड द पीडीएफ नोट्स एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है मनस्वी, मैं आज ही भेज दूंगा, है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पढ़ो बस आप लोग। ठीक है, सारे लिंक शेयर हो जाएंगे, सारा मटेरियल जो मेरी साइड से होगा, जहां से मैं नोट्स बनाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, पढ़ लो, अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ब्रश अप कर लो, यहीं से आएगा। मान लो हिजाब का इशू आ जाता है तो अपन कहां से देखेंगे, सिर्फ एक लाइन से, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है एसेंशियल है नहीं है, 2-3 केस ध्यान में रखने हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान रखो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर सब लोग, बाय बाय।